बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मुंबई के कई इलाकों में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। ऐसे में बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है। जिन इलाकों में पानी भरा है उनमें हिंदमाता, सायन और कुर्ला और अंधेरी ये इलाके शामिल है। बारिश की वजह से एक बार फिर मुंबईकरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे लोगों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आवाजाही में दिक्कतें यहां पर लोगों को होगी। मुंबई में क्योंकि रात भर रुक रुक कर बारिश हुई है और ये सिलसिला रात भर चलने की वजह से अब अलग अलग इलाकों में पानी भर चुका है। जहां पर ज्यादा पानी भरा हुआ है उसमें हिंदमाता, सायन, कुर्ला और अंधेरी ये इलाके शामिल है। बता दें कि इस वक्त अक्टूबर के महीने में देश में कई जगह, कई राज्य, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो कि जलमग्न हो गए हैं। रात भर यहां रुक रुक कर बारिश हुई। ऐसे में सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए, साथ ही स्कूल जाने वालों के लिए काफी दिक्कतें पेश होने वाली हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वहां पर क्या स्थिति है। हम देख पा रहे हैं कि अभी भी बारिश हो रही है। बड़ा सवाल यही है कि लगातार इस बारिश से उपाय जरूर किए जाते हैं लेकिन लोगों को राहत नहीं मिलती और कुछ ऐसी ही स्थिति अभी भी मुंबई में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के हिंदमाता परिसर में और अब तस्वीरें देखिए। मैं अपने कैमरामैन इरफान शेख से कहना चाहूंगा कि वो तस्वीरें चारों तरफ दिखाए कि किस तरीके से महज 3 से 4 घंटे की बारिश में मुंबई की जो ये सड़क है वो पूरी तरीके से नदी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अब तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो यातायात है वो प्रभावित होते हुए दिखाई दे रही है। बीएमसी के कर्मचारी रात भर से लगे हुए हैं कि ताकि जो सुबह जब लोग अपने ऑफिस के लिए निकले, कामकाजी लोग जब अपने ऑफिस के लिए निकले तो उन्हें किसी भी तरीके का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं आपको बताऊं कि महज हिंदमाता का परिसर नहीं बल्कि मुंबई में कई ऐसे निचले इलाके हैं जिसमें प्रमुख तौर पे सायन, कुर्ला, गांधी मार्केट और मिलन सबवे, अंधेरी, इन सब इलाकों में जो है पानी इसी तरीके से पूरी तरीके से भर गया है और जिस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के लिए अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके की अगर जरूरी काम ना हो तो घरों से निकलने से बचे। और अगर तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं कि ये सुबह के अभी 5-6 बज रहे हैं और देखिए कि किस तरीके से अभी भी जो है हिंदमाता परिसर में घुटने भर तक का पानी है। हमारी जो गाड़ी है वो खुद जो है वो बंद पड़ गई है। आगे जाने का रास्ता कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। तो कह सकते हैं कि लगातार अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो जो शनिवार की सुबह है वो मुंबईकरों के लिए काफी मुसीबत भरा साबित हो सकता है। बिल्कुल कृष्णा, और तस्वीरें क्योंकि आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप भी अपना ध्यान रखें क्योंकि देखिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरों के साथ हर जानकारी दे रहे हैं। कृष्णा, बड़ा सवाल यही है कि जैसे जैसे दिन की शुरुआत होगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ऑफिस जाएंगे, क्योंकि मुंबई में जैसे ही पानी बरसना शुरू होता है, बारिश होती है, वैसे ही कई ऐसे रोड्स हैं, कई ऐसे पुल हैं, अंडर ब्रिजेस हैं जो कि तुरंत बंद हो जाते हैं। ऐसे में सुबह सुबह लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। जी बिल्कुल, सवाल जो है सबसे अहम सवाल यही है कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। अब से 2 घंटे बाद जब 8 बजे का समय होगा या 9 बजे का समय होगा तो कामकाजी जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलना शुरू करेंगे और जिस तरीके के हालात आपको इस तरीके अभी रोड पे दिखाई दे रहा है, ये हिंदमाता का परिसर है। जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से नदी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ रोड वाला ही इलाका नहीं बल्कि जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, मुंबई लोकल, तो जिस तरीके से बारिश हो रही है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही 3 से 4 घंटे और तो रेलवे ट्रैक पर भी जो है वो पानी भरेगा और जब रेलवे ट्रैक पर पानी भरेगा तो कह सकते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन जो है वो ठप पड़ जाएगी और इस वजह से एक तरफ जो रोड के सहारे यातायात कर रहे हैं उनको तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन जो इस भरोसे बैठे हैं कि हम रेलवे के थ्रू जाएंगे, रेलवे के सहारे रेल यात्रा करके काम पे जाएंगे, तो उन लोगों को भी आज दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हिदायत दी गई है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। अभी इस वक्त जो है वो लो टाइड है
1:30 बजे का समय दिया गया है। 1 से 1:30 बजे के बीच में समय ये दिया गया है कि हाई टाइड का समय दिया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन जो है वो चढ़ेगा तो दिक्कतें जो है वो और बढ़ने वाली हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के कई इलाकों में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश की वजह से कई जगहों में पानी भर गया है। जिन इलाकों में पानी भरा है उनमें हिंद माता, सायन, कुर्ला और अंधेरी शामिल हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, मुंबई में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही है और कई जगहों में पानी भर गया है। सड़कों को अगर आप देखें तो वो तालाब की तरह नजर आ रही है। इस समय हिंद माता, सायन, कुर्ला और अंधेरी जैसे इलाके शामिल हैं जहां पर कि काफी पानी इकट्ठा हो गया है सड़कों पर और बहुत दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं सुबह सुबह। और जैसे जैसे दिन आगे निकलेगा, देश की आर्थिक राजधानी है, गतिविधियां तेज होंगी, लोगों के दफ्तर जाने का समय होगा, तब और दिक्कतें हो सकती हैं। मुंबई वालों के लिए अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। लोगों से घरों से ना निकलने की अपील की गई है क्योंकि आज भारी बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। मुंबई में अचानक मौसम ने बदली है करवट। दोपहर से ही मुंबई के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है और जल भराव की भी स्थिति देखने को मिली है। मुंबई वासियों को सचेत किया गया है और कल के लिए जो है येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में कल दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे कई इलाकों में जल भराव भी देखने को मिला। सबसे ज्यादा बुरा हाल अंधेरी इलाके में नजर आया, जहां सबवे में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो वहीं किंग सर्कल में भी वाटर लॉगिंग देखने को मिली। मुंबई में पिछले कुछ घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने मिल रही है। मैं फिलहाल मुंबई के किंग सर्कल इस इलाके में हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी जो है काफी भर चुका है और ये किंग सर्कल का इलाका है, हाईवे का भी इलाका है, जहाँ पे कई सारी जो गाड़ियां हैं इस इलाके से गुजरती हैं। लेकिन इस बीच बस स्टॉप जहाँ पर है, जहाँ पर लोग बस का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। महाराष्ट्र के जो अन्य जिले हैं वहाँ पर 10 अक्टूबर तक लगातार भारी बारिश की संभावना जताई गई है और मुंबई में इसका असर जो है देखने मिल रहा है। मुंबई में कल कुल 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुंबई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। मुंबई में मौसम विभाग ने आज बारिश की चेतावनी दी, जबकि महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में 10 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट है। ठाणे और पालघर में 11 तारीख तक बारिश के आसार है। महाराष्ट्र इस साल मौसम की काफी मार झेलता रहा है। बारिश से हुए नुकसान के आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल महाराष्ट्र में 348 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5,861 मवेशियों की जान गई है। ऐसे में पूरे महाराष्ट्र में अगले एक हफ्ते तक आसमानी आफत बरसती रहेगी, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और इस खबर पर मुंबई के हिंद माता इलाके से हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता कृष्णा ठाकुर। कृष्णा, जिस इलाके में आप हैं उसका इस समय क्या हाल है और मुंबई के बाकी इलाकों का भी हाल हमें बताइए। देखिए आदर्श, मैं इस वक्त मुंबई के हिंद माता इलाके में मौजूद हूँ। राहत की बात यह है कि बीते आधे घंटे से बारिश की जो गति है वो बेहद ही धीमी गति है और जिस वजह से जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी इस इलाके में करीबन घुटने भर तक का पानी आ गया था, तो अब धीरे धीरे वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीती रात से ही लगातार बारिश हो रहा था, जिस वजह से हिंद माता ही नहीं बल्कि मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जिसमें प्रमुख तौर पे सायन, कुर्ला, उसके बाद आप अगर प्रमुख तौर पे नाम ले ले तो अंधेरी का इलाका था, जहां पे जल जमाव जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई थी। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बीती रात से ही जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब 8 से 9 बजे का समय होगा तो कामकाजी जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलेंगे और ऐसे में जब वो घर से बाहर निकलेंगे, बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलेंगे, जो बुजुर्ग हैं वो वॉक पे निकलेंगे, तो ऐसे में बच्चों को, बुजुर्गों को और कामकाजी लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस बात को इंश्योर करते हुए बीएमसी के कर्मचारी रात भर से ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैमरामैन इरफान शेख बताए कि किस तरीके से बीएमसी के तरफ से चारों तरफ जो है वो पंपिंग स्टेशन लगाए गए हैं, जिस वजह से जो जल स्तर है वो अब कम होते हुए दिखाई दे रहा है। 2 घंटे पहले की तस्वीर ये थी कि ये जो पूरा रोड है वो नदी में तब्दील हो गया था, लेकिन अब जो है जल स्तर बेहद ही कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इसी तरीके से जल स्तर कम होता रहा और अगर बारिश की गति इसी तरीके से धीमी बनी रही तो कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटे के भीतर जो
जल स्तर है वो बेहद ही कम हो जाएगा और यातायात बेहद ही सामान्य हो जाएगा। बिल्कुल कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर ग्राउंड जीरो से हमें तस्वीरों के साथ हर अपडेट दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के श्रीनगर में बारिश के बीच नदी में उफान आ गया। इस दौरान एक कार अलकनंदा नदी में गिर गई और कार ड्राइवर सैलाब में घिर गया। आगे क्या हुआ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चट्टानों के बीच उफनती नदी में दो लोग रस्सी लेकर खड़े। पास में ही एक सफेद रंग की कार सैलाब में घिरी। उफनती नदी के बीच फंसी कार के ऊपर एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए बैठा है। सामने पत्थरों के ऊपर खड़े इन दोनों के ऊपर इसकी नजर टिकी हुई है और ये दोनों ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तुम कोई से भी बांध देना उसको, मैं उसको बना दूंगा। तस्वीरें उत्तराखंड के श्रीनगर इलाके की, जहां माल ढेला के पास ये कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से के करीब 60 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरी। अलकनंदा नदी में पानी का प्रवाह काफी तेज था और कार एक चट्टान के पास जाकर फंस गई। लिहाजा जान बचाने के लिए कार ड्राइवर कार के ऊपर चढ़ गया। घंटों ये शख्स इसी तरह कार के ऊपर बैठकर मदद की गुहार लगाता रहा और फिर बचाव टीम मौके पर आई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू टीम का एक सदस्य लाइफ जैकेट लेकर पत्थरों के बीच से होता हुआ कार के पास पहुंचा और थोड़ी दूर पड़े एक पत्थर पर खड़ा हो गया। पानी का बहाव काफी तेज था और आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं था। लिहाजा रेस्क्यू टीम ने एक रस्सी इस शख्स की तरफ फेंकी। आराम से बस। लेकिन पहला प्रयास फेल हुआ, रस्सी पानी में जा गिरी। लेकिन दूसरे प्रयास में शख्स ने उम्मीदों की ये रस्सी पकड़ ली। तब तक रेस्क्यू टीम का दूसरा सदस्य भी वहां पहुंच गया। अगले ही पल लाइफ जैकेट भी इस शख्स को रस्सी के सहारे दी गई। पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा था, उसकी आवाज डरा रही थी, लेकिन रेस्क्यू टीम के आने से इस शख्स की हिम्मत भी बढ़ गई थी। लाइफ जैकेट पहनकर कार ड्राइवर रेस्क्यू टीम के निर्देश के मुताबिक कार की बोनट पर आया। जैसे ही उसे रेस्क्यू टीम ने इशारा किया, उसने रस्सी पकड़कर पानी में छलांग लगा दी। गुड, आराम से बस। करीब 45 मिनट तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस शख्स को बचा लिया गया। वहीं यूपी में 3 दिन से लगातार बारिश मुसीबत बनी हुई है। कहीं गांव में पानी में डूब गए हैं तो कहीं सरकारी भवन में पानी घुस आया है तो कहीं एक्सप्रेसवे धंस गया है। ये तस्वीरें यूपी में भारी बारिश से हुई तबाही और बर्बादी की गवाही देने के लिए काफी है। यूपी में बारिश से बदहाली की ये तस्वीरें अलग अलग जिलों की जरूर हैं, लेकिन बदहाली कमोबेश एक जैसी है। गांव पानी में डूब गए हैं तो कहीं सरकारी इमारत पानी में डूबी हुई है। श्रावस्ती में तो पूरा घर ही पानी में डूब गया है। घर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में समाया हुआ है। शहरों में वाटर लॉगिंग से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ तो वहीं ग्रामीण इलाकों में बारिश ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। एक तरफ बारिश की ये तस्वीरें जहां लोगों की मुसीबत को बयां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक दावों की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक्सप्रेसवे पर बड़ा सा गड्ढा है और उसमें एक कार गिरी हुई है। ये वही एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन पिछले साल नवंबर में पीएम मोदी ने किया था और जिसकी शान में सीएम योगी ने तारीफों के पुल बांधे थे। वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बारिश की मार भी नहीं झेल पा रहा है। सुल्तानपुर जिले के पास हथियारपुर इलाके में बारिश की वजह से एक्सप्रेसवे पर 15 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिससे एक्सप्रेसवे पर जा रही कार गिर गई, जिसके बाद एक कई गाड़ियां भी इसके चपेट में आई। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और देर रात ही मिट्टी डालकर गड्ढे को पाटा गया। उधर बहराइच में 3 दिन से हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। इन तस्वीरों को देखिए, घाघरा नदी खतरे के निशान से करीब 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे नदी किनारे के इलाके पानी में डूबने लगे।
खेत खलिहान हो या फिर स्कूल और कब्रिस्तान, सब कुछ पानी के आगोश में समाने लगा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। श्रावस्ती से आई इन तस्वीरों को देखिए, आधा कमान पानी में समा चुका है। निकाल ले चलो पहले। राप्ती नदी के उफान की वजह से नदी किनारे बसे 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हो गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से। नासिक औरंगाबाद रूट पर नांदूर नाका नाम की जगह पर बड़ा हादसा हुआ है। एक बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग झुलस गए हैं। तो नासिक औरंगाबाद रूट पर नांदूर नाका नाम का इलाका है जहां यह बड़ा हादसा हुआ है। बस में भीषण आग लगी है और 8 लोगों की मौत हो गई है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है, कई लोग झुलस भी गए हैं इस हादसे में। तो नासिक औरंगाबाद रूट पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह आग लगी है और उसकी वजह से जो हादसा हुआ है उसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। मृत्युंजय हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। मृत्युंजय, किस तरह का इलाका है जहां पर यह घटना हुई और कैसे हुई यह घटना? जी देखिए, ये चिंतामणि ट्रैवल की प्राइवेट बस है। ये बस यवतमाल जिले से मुंबई आ रही थी और ये स्लीपर सीट की बसें थी, लग्जरी बस थी। इसमें बताया जा रहा है कि 25 से अधिक यात्री इस बस में बैठे हुए थे। जैसे ये बस नासिक के नांदूर नाका इलाके के पास पहुंची, हाईवे से सड़क से गुजर रही थी, उसी समय बस में आग लग गई। और चूंकि अधिकतर पैसेंजर सोए हुए थे तो बहुत से लोग इस आग की चपेट में आ गए। और जो दर्दनाक जानकारी सामने आ रही है कि जो पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि 8 लोगों की मौत अब तक इस घटना में हुई है और कई लोग बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि तड़के सुबह जब ये ट्रेन, ये माफ कीजिएगा, ये जो प्राइवेट बस है, ये प्राइवेट बस नांदूर नाका इलाके से गुजर रही थी, उसी दौरान ये आग लगी। लेकिन घटना में पूरी तरह से चपेट में लोग आए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है और कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। तत्काल रूप से वहाँ पर अग्निशमन विभाग को लाया गया, आग बुझाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से देखिए भयावह आग लगी और बस की तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यात्री जो बस में सो रहे होंगे उन्हें बहुत कम अवसर मिला होगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बाहर निकल सके। यही वजह है कि इस बस हादसे में कई लोग चपेट में आए और 8 लोगों की मौत अब तक हुई। महाराष्ट्र के नासिक से ये बड़ी खबर है। नासिक औरंगाबाद रूट पर नांदूर नाका नाम की जगह पर बड़ा हादसा हुआ है। एक बस में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग झुलस गए हैं। ये बस चिंतामणि ट्रैवल्स की बताई जा रही है। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी। बस स्लीपर सीट वाली थी। जिस वक्त आग लगी बस में लोग सो रहे थे। बताया जा रहा है कि कुल 25 लोग झुलसे हैं, जिनमें 11 लोगों की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, मौत का आंकड़ा बढ़ा है, 11 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, अभी क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मौत का आंकड़ा बढ़ा है ये बताता है कि किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है और बेहद दर्दनाक घटना हुई है। क्योंकि ये जो बस है, चिंतामणि ट्रैवल की बस है, ये यवतमाल से मुंबई आ रही थी और जिस समय ये घटना हुई, जो अब तक जानकारी आ रही है स्थानीय लोगों के माध्यम से कि सुबह तड़के 4 से 4:30 के आसपास ये घटना हुई। जो यात्री तमाम लोग सोए हुए थे स्लीपर सीटों पर, उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो उठें और समझ पाए कि आखिरकार क्या हुआ है और वो बस से निकलकर अपनी जान बचा पाए। ऐसे पर जो यात्री थे वो आग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा लोग आग की चपेट में आए हैं, जिसमें 11 की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। नासिक पुलिस पुष्टि कर रही है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है और भी कई ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। दरअसल ये जो बस है, ये माना जा रहा है कि शुरुआत जो आगे का हिस्सा होता है वहां से आग की शुरुआत हुई और आग इस तरह से फैली कि यात्रियों को बाहर निकलने का या एग्जिट विंडो से निकलने का, शीशे तोड़कर निकलने का ऐसा कोई मौका ही नहीं मिल पाया और बुरी तरह से बस की आग की चपेट में लोग आ गए और इसमें 11 लोगों की मौत हुई है। मृत्युंजय, क्या कोई अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि हो सकी है, वजह क्या रही और साथ ही जो यात्री थे उनके रिलेटिव से, उनके घर वालों से कोई संपर्क किया गया अभी तक? अभी ये घटना आग की तरफ फैलती जा रही है। अभी जिलाधिकारी और पुलिस के
ठीक, मृत्युंजय आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह भीषण आग इस बस में लगी बीच सड़क। ये बस पूरी तरीके से जल रही है और पूरी तरीके से आपको ये बस जली हुई नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। औरंगाबाद नासिक हाईवे पर यह हादसा हुआ है और हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। इस बस में 25 से ज्यादा यात्री सवार थे और कई लोग इस हादसे में झुलस गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं बस में 11 लोग जल गए हैं। बता दें कि जब यह हादसा हुआ तब बस में लोग सो रहे थे, उन्हें मौका नहीं मिल सका अपने आप को बचाने का। आगे तरफ से ये आग लगने की शुरुआत हुई है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि हो सकेगी कि आखिर आग लगने की असली वजह क्या है। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नासिक औरंगाबाद रूट पर यह पूरा हादसा हुआ जब बीच सड़क बस जलने लगी। स्लीपर सीट इस बस के अंदर थी और इसी वजह से लंबा सफर होने की वजह से लोग इस बस के अंदर सो रहे थे। जब आग लगी लोगों को मौका नहीं मिला ताकि वो संभल सके और यही वजह रही कि 11 लोगों की मौत की खबर इस वक्त इस हादसे के चलते मिल रही है। तो वहीं कई लोग इस हादसे में बुरी तरह झुलस गए हैं। हालांकि प्रशासन की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और बस में जो आग लगी है उसको बुझाने का काम भी तुरंत शुरू किया गया। लेकिन दर्दनाक ये हादसा हुआ है और दुखद खबर ये है कि 11 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तस्वीरें आप देखिए, भीषण और भयावह जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ है। और अगली बड़ी खबर मुंबई से ही है, जहां मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में रात भर पानी भरा रहा। हिंदमाता, सायन, कुर्ला, अंधेरी में सड़कों पर करीब 2-2 फीट तक पानी भरा रहा। सुबह से ही बीएमसी की टीम पानी निकालने में यहां जुटी हुई है। कई इलाकों में अब बारिश की रफ्तार धीमी हुई है तो वहां पर सड़कों से पानी निकलना शुरू हुआ है, लेकिन परेशानियां हर तरफ बढ़ी हुई हैं क्योंकि देर रात से ही लगातार ये बारिश जो शुरू हुई फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है और अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। सुबह में ही लगातार सड़कों पर जलजमाव देखने को मिला। कृष्णा हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कृष्णा, इस समय आप कहां हैं और अब वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के सायन धारावी इलाके में और आपको बताऊं कि बीते 1 घंटे से मुंबई में बारिश जो है वो रुकी हुई है, जिस कारण से जो जनजीवन है वो बिल्कुल सामान्य होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो कामकाजी लोग हैं वो अपने घरों से निकलना शुरू हो गए हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए निकलना शुरू हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीते रात से ही मुंबई समेत मुंबई के अलग अलग हिस्सों में और आसपास के इलाकों में, जिसमें ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, इन सब इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन बीते 1 घंटे से जो है बारिश रुकी हुई है, जिस वजह से जनजीवन सामान्य है। हमने आपको तस्वीरें बताई थी कि किस तरीके से बीते रात से जो बारिश हो रही थी उस वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भर गया था। तस्वीरें हमने आपको हिंदमाता इलाके से बताई थी, जहां पे ये दिखाया गया था कि किस तरीके से घुटने भर तक का पानी जो है वो जमा हो गया था। लेकिन बीते रात से ही जहां एक तरफ पानी जमा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो बीएमसी के कर्मचारी थे वो लगातार जो है वो काम कर रहे थे। वो काम इस बात को लेकर कर रहे थे कि जब सुबह हो तो कामकाजी लोगों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए लगातार पानी को निकालने का काम किया जा रहा था। पंपिंग स्टेशन जो है वो लगाए जा रहे थे और उसी का नतीजा यह है कि महज 1 से 2 घंटे के अंदर जो सड़कों पे से पानी पूरी तरीके से उतर गया है और जनजीवन अभी आपको सामान्य होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मुंबई के लिए अगर बात कर दूं तो मुंबई के लिए अगर अगले 24 घंटे जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को हिदायत दी गई है। तो अगले 24 घंटे भी खास ख्याल रखने की आवश्यकता है सड़क पर निकलने के दौरान। कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। अभी फिलहाल मुंबई में बारिश थमी हुई है और पानी भी सड़कों से निकाला जाना शुरू किया जा चुका है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू, राबड़ी, मीसा समेत 13 अन्य लोग आरोपी हैं और सभी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई का रडार निशाने पर लालू परिवार। जमीन के बदले नौकरी, फंस गई राबड़ी और मीसा भारती।
सीबीआई का आरोप पत्र, लालू प्रसाद के लिए टेंशन। फिर एक बार भ्रष्टाचार के एक मामले में लालू परिवार पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। लालू घिरे हैं, राबड़ी देवी निशाने पर है, मीसा भारती दिक्कत में आ गई हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी और इस परिवार के बाकी सदस्य भी सीबीआई के रडार पर हैं। और ये मामला है जमीन के बदले नौकरी का। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और तत्कालीन जीएम को आरोपी बनाया गया है। यही नहीं, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 13 अन्य लोग भी चार्जशीट में आरोपी हैं। 13 साल पहले तक जिस रेलवे को चमकाने की बात लालू प्रसाद यादव करते थे, आज उसी रेलवे में एक घोटाले को लेकर सीबीआई के शिकंजे में है। लालू प्रसाद पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए इन्होंने नियमों को ताक पर रखकर जॉब के बदले में लोगों की जमीन लिखवा ली। सीबीआई पर एफआईआर में आरोप है कि जब लालू यादव रेल मिनिस्टर थे, उस दौरान कई जोन में नौकरियां दी गई, जिनमें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, हाजीपुर, दिल्ली, पटना और जयपुर। इन सभी जगहों पर जमीन के बदले नौकरी बांटी गई और जिन लोगों को नौकरी दी गई, उन्होंने अपनी जमीन लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी या उनकी कंपनी एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के नाम की। ये सभी नौकरी रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट के लिए थी। इस मामले में सीबीआई ने 17 ठिकानों पर इसी साल छापेमारी भी की थी। दीपावली से पहले महंगाई का डबल ब्लास्ट। जी हां, ये धमाका बीती रात हुआ है। रोशनी के त्योहार से पहले ही आम आदमी की खुशियों की रौनक को कम करने वाली स्ट्राइक हुई है। सीएनजी और पीएनजी दोनों के ही दाम में इजाफा हुआ है। मतलब सफर, कारोबारों से लेकर रसोई तक आम आदमी की जेब कटेगी। ऐसे में महंगाई की मार से पहले ही बेहाल पब्लिक की दीपावली पक्का महंगाई वाली दीपावली होगी। दीपावली से पहले महंगाई का डबल ब्लास्ट। सीएनजी और पीएनजी महंगी, 3 रुपए बढ़ा दाम। जब जेब का निकला दिवाला तो कैसे मनेगी दिवाली, क्योंकि दिवाली से ऐन पहले ही महंगाई की डबल स्ट्राइक हुई है। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। सफर, कारोबार और रसोई, हर जगह महंगाई की आग और भड़क उठी है। पेट्रोल डीजल गाड़ी वाले तो पहले ही रो रहे हैं, अब तो सीएनजी वालों का दर्द भी नहीं सहा जा रहा है। नहीं चल रहा भैया, कुछ भी नहीं हो रहा बच्चे, ये तो समझ लो समय काट रहे हैं ऐसे ही। पेट पे जोर है, सरकार हमारे पेट पे जोर मार रही है। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी और हरियाणा में आज से सीएनजी 3 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। दिल्ली में कल तक सीएनजी 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो मिल रही थी, लेकिन आज की कीमत बढ़कर 78 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम 78 रुपए 17 पैसे थे, जो बढ़कर 81 रुपए 17 पैसे प्रति किलो हो गए। गुरुग्राम में सीएनजी के दाम में 3 रुपए का इजाफा किया गया। इसके बाद यहां सीएनजी की नई कीमत 86 रुपए 94 पैसे प्रति किलो हो गई है। रेवाड़ी में सीएनजी 86 रुपए 7 पैसे से बढ़कर 89 रुपए 7 पैसे प्रति किलो हो गई है। करनाल और कैथल में कीमतों में इजाफा होने के बाद सीएनजी के नए रेट 87 रुपए 27 पैसे प्रति किलो हो गए। कानपुर में सीएनजी की कीमत 87 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 89 रुपए 81 पैसे प्रति किलो हो गए। मुजफ्फरनगर में अब सीएनजी 85 रुपए 84 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। महंगाई का नया अटैक सिर्फ सीएनजी बम फटने से नहीं हुआ है, बल्कि पीएनजी बम भी फटा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी के दामों में भी 3 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा किया है। मतलब ये कि फेस्टिव सीजन में रसोई में एक और गैस जलेगी तो दूसरी ओर आम आदमी की जेब और ज्यादा जलेगी, क्योंकि महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तो पहले से ही तोड़ रखी है। ऐसे में पीएनजी के दाम बढ़ने से दीपावली पर पकवानों का स्वाद फीका पड़ना तय है। दिल्ली में पीएनजी की नई कीमत 53 रुपए 59 पैसे प्रति एससीएम यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में दाम 53 रुपए 46 पैसे हो गया है। मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में दाम 56 रुपए 97 पैसे। कानपुर, फतेहपुर और हमीरपुर में पीएनजी का नए रेट 56 रुपए 10 पैसे हो गए हैं। वहीं अजमेर, पाली, राजसमंद में पीएनजी का भाव 59 रुपए 23 पैसे पहुंच गया है। तो रसोई गैस में महंगाई की नई आग लग चुकी है। सड़क पर चलना और महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, जिसका असर बाकी चीजों के दाम पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर महंगाई की इस नई मार का दीपावली पर सीधा असर पड़ना तय है। उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी बिलाल अहमद जुड़ गए हैं। बिलाल, त्योहार से ठीक पहले ये तो डबल बोझ पड़ गया आम आदमी के ऊपर। सीएनजी भी महंगी, पीएनजी भी महंगी।
जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, महंगाई की जो आंच है वो सड़क से लेकर के किचन तक आई है। दिल्ली में जो है सीएनजी के दाम 3 रुपए बढ़ गए हैं। 75 रुपए 61 पैसे जो है कल तक दाम थे, और आज सुबह जब 6 बजे से जब सीएनजी पंप जो है खुला है उसके बाद जो नया दाम है वो 78 रुपए 61 पैसे जो है वो हो गया है। मैं एक सीएनजी पंप पे ही खड़ा हूँ और जो ऑटो चालक है वो यहाँ पर आए हैं सीएनजी भरवाने के लिए। 3 रुपए फिर बढ़ गए हैं भैया? जी सर। कितनी परेशानी हो रही है? क्या बजट जो है वो गड़बड़ हो गया? सर हम लोग का तो इतना बजट हो गया सर, किराया देने के लिए मुश्किल पड़ रहा है सर। और किराएदार बोल रहे हैं कि 300 रुपया किराया करेंगे, अलग सीएनजी का रेट और किराएदार का रेट बढ़ता जा रहा है, आसमान चूम रहा है। हम लोग रोड पे आ गए सर। त्योहार का सीजन भी है, दशहरा बीता है, दिवाली आने वाली है, तो उसमें कितनी परेशानी होगी त्योहार मनाने में? परेशानी ही परेशानी है सर। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, कमाने आए हैं और कुछ यहाँ पर फायदा ही नहीं फायदा है। और गैस की रेट और किराए के दाम सब चीज महंगाई है सर कुछ। तो देखिए साफ तौर पे, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि आज जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, नोएडा और गुरुग्राम में भी, वहाँ पे भी सीएनजी के जो दाम है वो भी 3 रुपए बढ़े हुए हैं। फिर से 3 रुपए बढ़ गए हैं सीएनजी के दाम। 3 रुपए बढ़ गया, अभी यही तो बता रहा है। इतनी परेशानी होगी? लोग कह रहा घटेगा और बढ़ाइएगा, बोल रहे थे लोग घटेगी। जी देखिए आदर्श, साफ तौर पे जो ऑटो चालक हैं उनका यही कहना है कि जो किराया है उसमें तो बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन जो ईंधन है उसको लेने में जो है सीएनजी के दाम पिछली बार जो है मई महीने में बढ़े थे। बात है, जिस तरीके से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वो चाहे ऑटो वाले हों चाहे आम कार चलाने वाले लोग हों, और अब तो किचन तक ही आज पहुंच गई है, क्योंकि 3 रुपए प्रति SCM और प्रति किलो सीएनजी और पीएनजी दोनों के दाम बढ़ गए हैं। अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक से ये बड़ी खबर है। नासिक औरंगाबाद रूट पर नांदूर नाका नाम की जगह पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग झुलस गए हैं। ये बस चिंतामणि ट्रैवल्स की बताई जा रही है। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी। बस स्लीपर सीट वाली थी। जिस वक्त बस में आग लगी कुछ लोग सो रहे थे और बताया जा रहा है कि कुल 25 लोग झुलसे हैं, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा हादसा हुआ है महाराष्ट्र के नासिक में। नासिक में यह दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर एक स्लीपर बस में लोग यात्रा कर रहे थे और इसी दौरान बस में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। मुकुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा स्पॉट से जहां पर यह पूरा हादसा हुआ, उनके पास लेकर चलते हैं आपको। मुकुल, अभी क्या हालात है? आग को बुझा लिया गया है? घायलों को लेकर पूरी जानकारी क्या है? सब कुछ साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। जी अभी यहाँ के हालात नियंत्रण में है। हम देख रहे हैं पीछे जो बस है, इसी बस को आग लगी थी। यही बस थी जो यवतमाल से मुंबई की दिशा जा रही थी, और जो ट्रेलर है, बस के पीछे एक ट्रेलर है, उनकी यहाँ पे भिड़ंत हुई थी। और जो ट्रेलर था वो धुलिया डिस्ट्रिक्ट से आ रहा था, उसको पूना डिस्ट्रिक्ट जाना था, और बीच में ये चौफुली है, रिंग रोड से वो ट्रेलर आ रहा था, और हाईवे से ये जो बस है ये मुंबई की दिशा में जा रही थी। और ये जो चौफुली है, इसी मुकुल बीच में रोक रहा हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका शिंदे साहब। क्या कुछ पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंच रही है सर इस पूरे हादसे को लेकर? हाँ बिल्कुल, मैं सुबह से ही, हमारे जिलाधिकारी है, वहाँ के पुलिस अधीक्षक है और कारपोरेशन के कमिश्नर है, सिविल सर्जन है, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। और जो हादसा हुआ है बहुत ही दुर्दैवी हादसा है, और जो उसमें इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए, उनको उनका इलाज के लिए मैंने सूचना दी हुई है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनकी भी मदद लेने की सूचना मैंने दी हुई है। जो क्रिटिकल थे उनको बड़े अस्पताल में दाखिल करने की सूचना दी है, और सिविल सर्जन से मैं बात कर रहा हूँ। वो बाकी जो उसमें सिविल हॉस्पिटल में जो दाखिल है उनकी पूरी ट्रीटमेंट जो है, उपचार है, उन पर वहाँ हो रहा है। शिंदे साहब, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ जानकारी अभी आप लोगों तक पहुंची है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, 11 लोगों की जान चली गई सर? नहीं, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों से बोल रहा हूँ लगातार, और उसमें ये तो इसकी जांच होगी जो हादसा कैसे हुआ, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन पहले जो प्रायोरिटी जो है, जो इंजर्ड है, उनको ट्रीटमेंट देने की, उनके ऊपर उपचार करने की सूचना मैंने दी हुई। जी सर, जो घायल हैं उनके लिए कुछ राहत की बात हो रही है आप लोगों की तरफ से? घायल जो है उनका पूरा इलाज जो है सरकार की तरफ से होगा। सरकार ने ऐसा निर्णय लिया हुआ है। सर, इस तरह की घटनाएं लंबी दूरी की जो बसें चलती हैं, जो उसमें मृत्यु हुए हैं
उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए देने का भी सरकार ने निर्णय किया। जी सर, जो इस तरह की लंबी दूरी की बसें हैं शिंदे साहब, उनके लिए कुछ नियमावली तय करने की बात होगी, क्योंकि कई बार इस तरह के हादसे हम लोग देख चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो सब जांच हो जाएगी, नियमावली तो है, लेकिन उसमें जो है अमल होना चाहिए। इसके बारे में निश्चित रूप से संबंधित जो विभाग के अधिकारी है वो उस पर पूरी तरह गंभीरता से उनको लेने की सूचना मैंने दी हुई है। जी सर, कब ये हादसा बड़ा है, इसे गंभीरता से लेने की सूचना मैंने दी हुई है। जी, कब आप लोगों को जानकारी मिल पाई सर इस बारे में? नहीं, मैं 1 घंटे से लगातार, लगभग 1.5 घंटे से मैं लगातार सभी से बात कर रहा हूँ। जी, घायलों को लेकर और कुछ अपडेट आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाए सर? 25 लोग थे, 11 लोगों की जान चली गई इस दुखद हादसे में। जो 11 लोगों की जान चली गई, जो घायल जितने हैं उनके उपचार हो रहे हैं। मैं सिविल सर्जन से लगातार सिविल सर्जन से बात कर रहा हूँ और 3 लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भी दाखिल किया है। वहाँ कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से भी मेरी बात हो रही है। सभी लोग वहाँ स्पॉट पर खड़े हैं और मॉनिटर कर रहे हैं पूरी घटना की। पूरे घटना को गंभीरता से लिया हुआ है जी प्रशासन, जिला प्रशासन। जी शिंदे साहब, बहुत धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, पूरी जानकारी वो दे रहे थे कि घायलों को उचित इलाज के लिए तमाम अस्पतालों में भेजा गया है, जिला अस्पतालों में भेजा गया है, और जो मृतक हैं उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पूरे तरीके से इस हादसे की जांच होगी, आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। सभी अधिकारियों से लगातार मेरी बात हो रही है, घायलों का इलाज जारी है। उनको जिस तरह से जो घायल हैं उनको बेहतर सुविधा दी जाने की कोशिश लगातार की जा रही है, और जो मृतक हैं इस हादसे में जिनकी जान गई है उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और घायलों के इलाज का पूरा खर्चा राज्य सरकार प्रशासन की तरफ से उठाया जाएगा। ये बड़ी बातें एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने कही है। 11 लोगों की मौत हुई है हादसे में। खुद मुख्यमंत्री ने ये बात अभी बीपी न्यूज से कंफर्म की है, और उनका कहना है कि 25 लोग बस में सवार थे। पूरे हादसे की जांच की जाएगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इतना दुखद हादसा कैसे हुआ। लेकिन कोशिश यही कि पहले जो लोग घायल हैं उनको राहत पहुंचाई जाए, और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पहली प्रायोरिटी घायलों को सही इलाज देने की है। और जिन 11 लोगों की जान गई है उनके परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से कही गई है, और सभी अधिकारियों से वो लगातार टच में है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहा, और पिछले करीब 1 घंटे से वो लगातार सभी अधिकारियों से टच में है और पूरी जानकारी खुद ले रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मुकुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से हमारी बात हुई, उनका कहना है वो लगातार अधिकारियों के टच में है। मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, लेकिन प्रायोरिटी पहले घायलों को उचित इलाज देने की है। किस तरीके से, कहां पर इलाज दिया जा रहा है, जरा पूरा अपडेट दीजिए हमें। जी सही फरमाया है उन्होंने, क्योंकि अभी जो यहाँ के घायल लोग थे इस बस में तकरीबन 40-45 प्रवासी जो प्रवास कर रहे थे, उसमें से 11 लोगों की मौत की पुष्टि अभी प्रशासन ने की है। जो बाकी के लोग थे, बाकी के जो प्रवासी थे, उनको यहाँ के जिला हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया है। उन पर अभी इलाज चल रहा है। हम पहले भी देख रहे थे, यही वो बस है जब ये हादसा हुआ सुबह 5-5:15 बजे के तकरीबन ये हादसा हुआ था। सब लोग जो प्रवासी थे वो सोए हुए थे और उसी में ये हादसा हुआ। जो मुख्य रास्ता जहाँ पे वो हादसा हुआ, यहाँ से बस तकरीबन 20 या 35 फीट आगे गई है। बस की डीजल टंकी को पहले आग लगी थी और उसके बाद पूरी बस आग की चपेट में आ गई, और हम देखते हैं कि एक के बाद एक ऐसे करते करते 10-11 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों ने पहले बचाव कार्य में अपना हाथ जुटाया, उन्होंने लोगों को बाहर किया। जो जख्मी थे उनमें से 38 लोगों को अभी अस्पताल में, अलग अलग अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी अभी पहचान अभी करना शुरू हुआ है। हालात अभी यहाँ के नियंत्रण में है, क्योंकि जो आग लगी थी वो आग पूरी तरह से अभी तस्वीरें लगातार मुकुल अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मुकुल हमारे साथी दुर्घटना स्थल पर ही मौजूद है, जहां पर ये बड़ा और दुखद हादसा हुआ, और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरी जांच की जाएगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है वो घायलों को सही इलाज देने की है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ओहायो से मिल रही है। ओहायो के टोलेडो में स्कूल फुटबॉल मैच के दौरान गोली चली है। इस फायरिंग में कई लोगों को गोली लगने की खबर मिल रही है। तकरीबन 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ओहायो के टोलेडो में एक स्कूल फुटबॉल मैच के दौरान ये फायरिंग हुई है और गोली लगने की वजह से तकरीबन 3 लोग
जख्मी बताए जा रहे हैं, घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ओहायो से, ये बड़ी खबर है। ओहायो के टोलेडो में स्कूल फुटबॉल मैच के दौरान गोली चली और इस फायरिंग में कई लोगों को गोली लगने की खबर भी सामने आ रही है। तकरीबन 3 लोग इस घटनाक्रम में जख्मी हुए हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ही यहां पर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, फायरिंग होती है, वैसे ही मैदान में अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, आप कल भी ये जानकारी दे रहे थे किस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर ओहायो में ये फायरिंग हुई है जब एक फुटबॉल मैच चल रहा था। अभी क्या जानकारी? ये तो ओहायो स्टेट का जो अमेरिका का ओहायो राज्य है, उसका टोलेडो नाम की जगह है। उस टोलेडो नाम की जगह के अंदर ये एक विटमर हाई स्कूल फुटबॉल स्टेडियम है, जहां पर ये घटना हुई है। अचानक गोलीबारी शुरू हुई, जिसके अंदर फिलहाल 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस ने अभी ये नहीं बताया है कि घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फुटबॉल का मैच जब चल रहा हो, खासतौर पर हाई स्कूल फुटबॉल का जब मैच चल रहा हो, तब उस दौरान कितनी संख्या में माता पिता होंगे, बच्चे होंगे जो देखने के लिए वहां पहुंचे थे। और उस बीच में अचानक स्टेडियम के पहले बाहर फायरिंग होती है, उसके बाद अंदर अफरा तफरी मच जाती है। 3 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं इसके अंदर। लेकिन क्या किसी की जान गई है या नहीं, अभी इस बारे में कोई स्थिति नहीं है। लेकिन स्वाभाविक रूप से वहां अफरा तफरी जरूर मच गई इस घटना के बाद से। और फिलहाल वहां पर पूरे स्टेडियम को खाली करा लिया गया है। साथ ही ये जो गनमैन है जिसने गोलीबारी की है, उसकी पहचान को लेकर या उसको पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि ये एक्टिव सिचुएशन है अभी जो पुलिस का कहना है उसके मुताबिक। तो उस एक्टिव सिचुएशन में किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट होना बाकी है कि ये हमलावर अकेला है या कोई और भी है या किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी जी बिल्कुल प्रणय, और अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या पूरे इलाके को घेर लिया गया है? क्योंकि अभी तक ये भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिर हमलावर कितने थे। ये भी पुख्ता रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने राउंड फायरिंग हुई है। घायलों की भी स्थिति का अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में अभी पुलिस की तरफ से वहां पर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस की तरफ से उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। जो लोग वहां से निकल रहे थे उन्हें सुरक्षित निकाला गया है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि वहां भगदड़ जैसी कोई स्थिति न बने, क्योंकि फुटबॉल स्टेडियम है, वहां बड़ी संख्या के अंदर लोग मौजूद थे। बच्चों का स्कूल का मैच चल रहा था, उस दौरान ही इस फुटबॉल मैच के दौरान ही ये हादसा हुआ है। और इस स्थिति के मद्देनजर लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही पूरे इलाके को कॉर्डन भी किया गया है और पुलिस ने और लोगों से इस चीज की हिदायत दी है कि उस इलाके में भीड़ न बढ़ाएं, वहां न पहुंचे। साथ ही एक्टिव सिचुएशन है चूंकि, तो इसलिए ये हमलावर जो है जिसने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, उसको पकड़ने की कवायद फिलहाल चल रही है। पर चूंकि फिलहाल पुलिस ने बहुत ज्यादा डिटेल साझा नहीं किए हैं, सिचुएशन थोड़ी सी क्लाउडी बनी हुई है। जैसे ही तस्वीर साफ होगी तो ये सामने आएगा कि ये शख्स कौन था, किन हालात में इसने गोलीबारी को अंजाम दिया। लेकिन जिस चीज का जिक्र आप पहले कर रही थी, वो एक निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है अमेरिका के सामने। आए दिन इस तरीके की घटनाओं का होना अमेरिका के अंदर, आए दिन इस तरीके की मास शूटिंग की घटनाओं का होना, ये स्वाभाविक रूप से अमेरिका में गन कंट्रोल की जो बहस चल रही है उसके मद्देनजर तो महत्वपूर्ण है ही सही, लेकिन आम जिंदगियों के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर इस तरीके से फुटबॉल स्टेडियम में, मॉल में, स्कूल में इस तरीके की शूटिंग की घटनाएं स्वाभाविक रूप से आम नागरिकों को और असुरक्षित बनाती। बिल्कुल प्रणय, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे भी ऐसे कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज, जहां पर इस तरह की घटनाएं अब लगातार सामने आ रही हैं। और जैसा कि कल जब मैक्सिको से घटना सामने आई थी, कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जो रेज की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, हेटरेट लगातार बढ़ता जा रहा है। और ज्यादातर ऐसे बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसमें जाकर लोग हमला कर रहे हैं, जो फायरिंग हो रही है लगातार, ये वाकई उन कंट्रीज के लिए एक चिंता का विषय है। थाईलैंड से भी एक ऐसी घटना सामने आई जब चाकूबाजी हुई, और अब ओहायो से एक बार फिर, जबकि लगातार अमेरिका से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर सरकार को निश्चित ही जल्द से जल्द कोई कदम सख्ती के साथ उठाने जरूरी है। देखिए, अमेरिका में चूंकि इस चीज की बहस लगातार चल रही है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के ने बाकायदा इसके लिए एक ऑर्डर भी पास किया कि गन कंट्रोल किया जाए, यानी हथियार जो है वो आम लोगों को उस तरह से न मिले जैसे कि वो राशन का सामान लेते हैं। लेकिन अमेरिका में गन कंट्रोल एक विवादित
मुद्दा रहा है, राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। और यही का एक कारण है कि लोगों का गन एक्सेस जो है, यानी बंदूक उनके पास आसानी से पहुंच जाती है, बच्चों तक के पास पहुंच जाती है, और ये बड़ी चुनौती इस समय पर बन रही है। और जहां तक आपने जिक्र किया, दुनिया भर में इस तरीके की घटनाओं का सामने आना, स्वाभाविक तौर पर इन चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका में जब कुछ समय पहले मैं था, वहां भी मैं इस चीज को महसूस किया कि वहां कैसे लोग इस चीज को लेकर आशंकित हैं। उसकी बड़ी वजह ये भी है, जॉबलेसनेस, लोगों का डिप्रेशन में होना, ड्रग यूज, और ब्रुकलिन के अंदर जिस तरीके से ट्रेन के अंदर बमबारी और गोलीबारी हुई थी, उस घटना से को जोड़ के दौरान ही इस चीज के ऊपर भी बहस हो रही है कि इस तरीके से ड्रग अब्यूज क्या आम व्यक्तियों को, खासतौर पर सार्वजनिक स्थानों को, सार्वजनिक जो परिवहन है उनको असुरक्षित बना रहा है। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और अगर आप इस साल की घटनाओं का ही आंकड़ा देखें तो ये आंकड़ा करीब बढ़ते 500 के आसपास हो चुका है। 500 घटनाएं आधे साल के दौरान अगर अमेरिका के अंदर हो जाती है, मास शूटिंग की, जिसके अंदर कई मासूम जिंदगियां केवल इस चीज के लिए उन्हें जान गंवानी पड़ती है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने पागलपन में है, या वो ड्रग अब्यूज के अंदर है, या किसी चीज से नाराज है। तो ये और प्रणय, अगर पर्टिकुलरली इस घटना की हम बात करें जो ओहायो में मैच के दौरान हुई, ऐसे जब इवेंट्स होते हैं, गन एक्सेस ठीक है, लेकिन अगर ऐसे इवेंट्स होते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है, किसी के पास कोई गन तो नहीं है। क्या सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर अब सवाल उठना जायज है? ठीक है, बिल्कुल स्वाभाविक है, सुरक्षा को लेकर सवाल तो उठेंगे ही सही अगर फुटबॉल स्टेडियम के अंदर इस तरीके की शूटिंग की घटना हुई है। हालांकि अभी फिलहाल इसको लेके जो है अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं। एक पहली रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि फुटबॉल स्टेडियम के पहले बाहर फायरिंग हुई, जिसके अंदर एक शख्स को गोली मारी गई, और उसके बाद जो है वो शख्स अंदर घुसा बचने के लिए। उस दौरान जो है उसमें बिल्कुल बड़े आप नजर बना के रखिए, क्योंकि जांच होगी तो तमाम खुलासे इस जांच के बाद होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक से, जहां नासिक औरंगाबाद रूट पर नांदूर नाका नाम की जगह पर एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग झुलस गए हैं। ये बस चिंतामणि ट्रैवल की बताई जा रही है। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी, बस स्लीपर सीट वाली थी। जिस वक्त आग लगी बस में लोग सो रहे थे। बताया जा रहा है कि कुल 25 लोग झुलसे, जिसमें 11 की मौत हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की है जब बस में आग लगी हुई थी और इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही थी। बस के आगे वाले हिस्से से आग की लपटें शुरू हुई और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस स्लीपर वाली थी, तो ऐसे में लोग सो रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चला और उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिल पाया कि वो बस से कूद पाए, शीशों से बाहर निकल पाए। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बस की जो हालत है वो हो गई थी। 11 लोगों की मौत हो गई है, 25 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 11 की मौत हो गई है। मृतकों के परिवार वालों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। अब तो थोड़ी ही देर पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि 11 लोगों की मौत हो गई है और इस पूरे मामले में जांच के आदेश तो दे ही दिए गए। साथ ही सरकार की ओर से घायलों के इलाज का इंतजाम भी सुनिश्चित किया गया है। तो इस चलती बस में आग लग गई। तस्वीरें अब आप थोड़ी देर पहले सुबह की देख रहे हैं, जब मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। और आपसे थोड़ी ही देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी हमसे बातचीत की थी। क्या उन्होंने कहा था इस पूरी घटना को लेकर, आइए सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सुबह से ही हमारे जिलाधिकारी है, वहाँ के पुलिस अधीक्षक है और कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है, सिविल सर्जन है, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। और जो हादसा हुआ है बहुत ही दुर्दैवी हादसा है और जो उसमें इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए, उनको उनका इलाज के लिए मैंने सूचना दी हुई है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनकी भी मदद लेने की सूचना मैंने दी हुई है। जो क्रिटिकल थे उनको बड़े अस्पताल में दाखिल करने की सूचना दी है और सिविल सर्जन से मैं बात कर रहा हूँ। वो बाकी जो उसमें सिविल हॉस्पिटल में जो दाखिल है उनकी पूरी ट्रीटमेंट जो है, उपचार है, उन पर वहाँ हो रहा है। शिंदे साहब, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ जानकारी अभी आप लोगों तक पहुंची है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, 11 लोगों की जान चली गई? सर नहीं, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों से बोल रहा हूँ लगातार, और उसमें ये तो इसकी जांच होगी जो हादसा कैसे हुआ, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन पहले जो प्रायोरिटी जो है, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देने की, उनके ऊपर उपचार करने की सूचना मैंने दी हुई। जी,
सर जो घायल हैं उनके लिए कुछ राहत की बात हो रही है आप लोगों की तरफ से? घायल जो है उनका पूरा इलाज जो है सरकार की तरफ से होगा। सरकार ने ऐसा निर्णय लिया हुआ है। सर इस तरह की घटनाएं लंबी दूरी की जो बसें चलती जो उसमें मृत्यु हुए हैं उनको उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए देने का भी सरकार ने निर्णय किया। जी सर जो इस तरह की लंबी दूरी की बसें हैं शिंदे साहब, उनके लिए कुछ नियमावली तय करने की बात होगी क्योंकि कई बार इस तरह के हादसे हम लोग देख चुके हैं। नहीं बिल्कुल, ये तो सब जांच हो जाएगी। नियमावली तो है लेकिन उसमें जो है अमल होना चाहिए। इसके बारे में निश्चित रूप से संबंधित जो विभाग के अधिकारी है वो उस पर पूरी तरह गंभीरता से उनको लेने की सूचना मैंने दी हुई है। जी सर कब ये हादसा बड़ा है, इसे गंभीरता से लेने की सूचना मैंने दी हुई है। जी कब आप लोगों को जानकारी मिल पाई सर इस बारे में? नहीं, मैं 1 घंटे से लगातार लगभग 1.5 घंटे से मैं लगातार सभी से बात कर रहा हूँ। जी घायलों को लेकर और कुछ अपडेट आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाए सर? 25 लोग थे, 11 लोगों की जान चली गई इस दुखद हादसे में। जो 11 लोगों की जान चली गई, जो घायल जितने हैं उनके उपचार हो रहे हैं। मैं सिविल सर्जन से बात कर रहा हूँ और 3 लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भी दाखिल किया है। वहाँ कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से भी मेरी बात हो रही है। सभी लोग वहाँ स्पॉट पर खड़े हैं और मॉनिटर कर रहे हैं पूरी घटना की। पूरे घटना को गंभीरता से लिया हुआ है जी प्रशासन जिला प्रशासन ने। जी शिंदे साहब बहुत धन्यवाद आपका। तो नासिक हादसे से जुड़ा हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि वर्ण और जाति की अवधारणाओं को भूल जाना चाहिए। कुछ दिन पहले मोहन भागवत मदरसा भी गए थे और उन्होंने कहा है कि जाति और वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया है मोहन भागवत ने। भेदभाव करने वाली चीज खत्म हो, यह भी कहा गया है मोहन भागवत की तरफ से। वर्ण और जाति पर पहली बार आरएसएस का प्रहार। भेदभाव से निकलते हैं हानिकारक परिणाम। मोहन भागवत पहले मदरसा गए, फिर महिला की समाज में हिस्सेदारी पर दशहरा के दिन संदेश दिया और अब जाति व्यवस्था पर पहली बार खुलकर बोले। Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. आरएसएस की तरफ से ये पहला मौका होगा जब जाति व्यवस्था को खत्म करने की पहल की गई हो। आप भी सुनिए मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था को लेकर और क्या कहा। पण आज जर कोणी विचारलं की वर्ण आणि जातींबद्दल काय, तर समाजाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येकाला हेच उत्तर द्यावं लागेल आणि हेच उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे, तरच तो समाजाच्या हिताचा विचार करतो की तो एक भूतकाळ आहे, तो विसरून जा। एव्हरीथिंग that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. इससे पहले संघ पर ये आरोप लगते रहे हैं कि ये आरक्षण विरोधी है और इसके लिए 2019 में उस बयान का हवाला दिया जाता है जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, जिस पर उन्होंने आपसी सहमति से मामले को निपटाने की बात कही थी। आरक्षण के पक्ष के लोग आरक्षण के विपक्ष के लोगों का विचार करके जब कुछ बोलेंगे करेंगे और आरक्षण के विपक्ष में जो है वो आरक्षण के पक्ष के लोगों का विचार करके कुछ करेंगे बोलेंगे, तब इसका हल 1 मिनट में निकल आएगा, बिना कानून के, बिना नियम। यही वो बयान था जिस पर उस वक्त बवाल मचा था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल रहा है। पहली बार मोहन भागवत मदरसा गए, पहली बार उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने की वकालत की, पहली बार संघ के मंच से कहा गया कि महिलाओं के समावेश के बिना पूरे समाज की संगठित शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। इस तरह के पहल को संघ के अंदर हो रहे बदलाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिन जिन मुद्दों पर आरएसएस के विरोधी उसे घेरते रहे हैं, अब उन मुद्दों पर संघ खुलकर बैटिंग कर रहा है। और सीधा इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर गुजरात से आपको बता दें, जहां एटीएस और कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई के बाद एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। अल सकर नाम की इस नाव से 50 किलो हेरोइन के साथ साथ 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस हेरोइन की कीमत 350 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आगे की जांच के लिए नाव को कच्छ के जखाऊ लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 लोग भी इस नाव से गिरफ्तार किए गए हैं। ये एक पाकिस्तानी नाव है, इसका नाम अल सकर है। इसमें से 50 किलो हेरोइन भी मिली है।
इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। बांग्लादेश से ये बड़ी खबर है। बांग्लादेश में देखिए हिंदू मंदिर पर कट्टरपंथियों का हमला। कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में मूर्तियां तोड़ी हैं और बांग्लादेश के झनेदा के दैतिया गांव की ये घटना है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया है। कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त पड़ोसी देश बांग्लादेश से चेकिंग के दौरान गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। ये भी बड़ा अपडेट मिल रहा है। बांग्लादेश के झनेदा में यह घटना हुई है जहां पर हिंदू मंदिर में कट्टरपंथियों ने मूर्तियों को तोड़ा है। मां काली का मंदिर बताया जा रहा है जहां पर यह तोड़फोड़ की गई है कट्टरपंथियों की तरफ से। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश के मंदिर की जहां पर तोड़फोड़ की गई है कट्टरपंथियों की तरफ से। झनेदा गांव का नाम बताया जा रहा है जहां पर मंदिर था, जिस मंदिर में हमला किया गया कट्टरपंथियों की तरफ से। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, पूरा अपडेट क्या मिल रहा है इस घटना को लेकर? देखिए, ये दौतिया एक जगह है जो कि जैनादा जिले के अंदर है, वहां पर बांग्लादेश के अंदर। वहां पे काली मंदिर है, एक जो पुराना काली मंदिर है। वहां पे अंग्रेजों के जमाने से ही उस मंदिर के अंदर पूजा होती आई और इस प्राचीन मंदिर के अंदर मूर्ति को तोड़ने की घटना सामने आई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के अंदर, खासतौर पर जो हिंदू समुदाय है उसके अंदर काफी नाराजगी है इस चीज को लेकर। पुलिस इस मामले के अंदर कार्रवाई भी कर रही, तलाश भी कर रही है आदर्श, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं लग पाया है कि इस करतूत को अंजाम देने वाले लोग कौन हैं। लेकिन तलाशी और तफ्तीश का अभियान फिलहाल चल रहा है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपको ध्यान है पिछले साल भी इस तरीके की घटनाएं हुई थी और इस दौरान दुर्गा पूजा के दौरान कई जगह से इस तरीके की खबरें भी आई थी कि जो दुर्गा पूजा पंडाल है वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने वहां पर जो सामाजिक सौहार्द है उसे खराब करने की कोशिश की गई। और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। इसको लेकर भारत भी चिंता जताता रहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं, खासतौर पर चूंकि बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन अल्पसंख्यकों की स्थिति की सुरक्षा जो है सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश पुलिस खासतौर पर उस पूरे इलाके के अंदर तफ्तीश भी कर रही है। ये शैलेपुर उपजिला है और वहां का सर्वजन काली मंदिर है दौतिया का, जहां पर ये घटना हुई है, जहां मूर्ति तोड़ दी गई। और जिस तरीके से 2-3 मूर्तियों को तोड़ने की घटना हुई उसके अंदर मूर्तियों का जो सिर है वो अलग किया गया है आदर्श। तो ये ऐसा साफ तौर पर लगता है कि कुछ कट्टरपंथियों ने सोची समझे तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया है और इस तरीके से वहां पर जो हिंदू समुदाय है उसे डराने और धमकाने की भी कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जी आदर्श। बिल्कुल प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है। पूर्वी यूक्रेन के लीमन में सामूहिक कब्र मिली है और इस कब्रगाह से 180 लोगों के शव मिले हैं। यह इलाका कुछ दिन पहले ही रशिया के कब्जे से छुड़ाया गया है। त्रासदी तो यह है कि इस कब्रगाह से 2019 से 2021 के बीच जन्मे कई बच्चों के शव मिले हैं। यूक्रेन रशिया युद्ध के बीच ये बड़ी खबर यूक्रेन से मिल रही है। पूर्वी यूक्रेन के लीमन में सामूहिक कब्र मिली है। और अब बात फ्रांस की कर लेते हैं, जहां के कुछ इलाके भयंकर तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं। कई किलोमीटर तक लंबी कतार में गाड़ियां पेट्रोल पंप के आगे खड़ी है। सरकार तेल संकट खत्म करने का वादा तो कर रही है, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। पेट्रोल पंप के आगे लगी ये कतार इसलिए है क्योंकि फ्रांस में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। सरकार ने शुक्रवार को साफ कहा कि फ्रांस के लगभग 15% पेट्रोल स्टेशन में तेल की किल्लत है। टंकियां खाली होती जा रही हैं। जिनके गाड़ी में तेल बचा है वो कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तेल का ये सूखा खत्म होता नहीं दिख रहा है। कई पेट्रोल स्टेशन बंद है, उनके पास स्टॉक खत्म है। अब किल्लत ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है क्योंकि ड्राइवरों की रोजी रोटी पर भी बनाई है। किल्लत रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी है। कई स्टेशंस में ये दिक्कत पैनिक बाइंग की वजह से हुई है। सरकार किल्लत खत्म करने का वादा तो कर रही है, लेकिन संकट गहराता जा रहा है क्योंकि युद्ध खत्म होने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। रूस धमकी दे चुका है कि अगर यूरोपीय देश जो उसके खिलाफ खड़े हैं वो उनको ऊर्जा संकट में डाल सकता है। रिफाइनरीज में काम करने वाले कुछ कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, इसलिए भी ये समस्या आ गई है। और अब खबर ईरान से। देखिए, ईरान ने एक नया वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि महसा अमीनी की मौत पुलिस की पिटाई से नहीं हुई, उन्हें हाइपरटेंशन और सेरेब्रल हाइपोक्सिया था। ये वीडियो जारी कर ईरान ने प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर विरोध शांत करने की कोशिश की है। पूरा वीडियो आपको दिखाता है। अब जब विरोध की आग पूरे ईरान में फैल गई, दुनिया के कई देश ईरान की महिलाओं के समर्थन में आ गए। ईरानी सरकार ने पूरी ताकत आजमा ली विरोध को दबा लेने की।
लेकिन सब बेअसर तो अब प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। दरअसल ईरान की सरकार ने अब जाकर महसा अमीनी का एक वीडियो जारी किया है और ये बात दिखाने की कोशिश की है कि महसा अमीनी की मौत जानलेवा पिटाई से नहीं हुई, उन्हें सेरिब्रल हाइपोक्सिया था, साथ ही हाइपरटेंशन भी था। अब आप ये वीडियो देखिए। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने 13 सितंबर के वीडियो का एक एक फ्रेम जारी किया है। पहले महसा को एम्बुलेंस से निकालते दिखाते हैं। अंदर जाने के बाद अमीनी महिला पुलिसकर्मी से बात कर रही होती हैं, उनके कपड़ों को लेकर कुछ बातें हो रही होती हैं। लेकिन उसी वक्त वो गिर पड़ती हैं। प्रदर्शनों से डरा ईरान इसी वीडियो के सहारे अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पुलिस की मार से महसा अमीनी नहीं मरी, उन्हें तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया था। है ईरान की सरकार भी, और कमाल है ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी भी। बिना साउंड के इस रिकॉर्डिंग में किसने क्या कहा इस बात पर कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश जरूर है कि पुलिस की पिटाई से उनकी मौत नहीं हुई, ये झूठा आरोप है। खैर, अब वीडियो जारी होते क्या जब दुनिया में फैल चुकी है विरोध की आग। ईरान चाहे जितने भी फ्रेम का वीडियो जारी कर ले, लेकिन सच्चाई दुनिया जान चुकी है। महिलाएं प्रण ले चुकी हैं कि जबरन थोपे गए हिजाब की लड़ाई अंजाम पर पहुंचकर ही दम लेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।